नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 महत्वपूर्ण कानूनों को खत्म करके उनकी जगह पे 3 नए कानून पेश कर दिए हैं और 11 अगस्त को इन्हें लोकसभा में पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीनों कानून को पेश करते हुए ये कहा कि गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। अब तक जो कानून हैं, उनमें दंड दिए जाने की अवधारणा है, जबकि नए कानून में देश के लोगों के लिए न्याय का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे इम्पैक्टफुल कदम कहा जा सकता है। इन सब पे हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज के मेहमान एडवोकेट अपूर्व सिंघल जी। सिंघल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू, अपूर्व जी थैंक यू। अपूर्व सिंघल जी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ एडवोकेट हैं और हम इनसे कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। अ, अपूर्व जी, अंग्रेज़ों के ज़माने में कानून अभी तक चले आ रहे थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे। किसी भी सरकार ने इन्हें बदलने की कोशिश नहीं की। हाँ, इनकी माँग ज़रूर हो रही थी, लेकिन अब जाकर के इस पे ये कदम उठाया गया, क्या कहते हैं आप? जी, अंग्रेज़ों के ज़माने से जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, हमारा एविडेंस एक्ट है और हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, 1872 अगर आप माने तो वहाँ से चला आ रहा है। हाँ, जी। बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं हुँ, और हुँ। चीज़ों को इन लाइन लेके आए हैं जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं, मगर ये पहला ओवरहॉल है पूरे क्रिमिनल लॉ सिस्टम का। जी, जी। तो अगर आप माने तो फिर न 1872 उस टाइम पर जो ये लॉज लाए गए थे, ये शासन के लिए लाए गए थे, जी। बाय अ कॉलोनियल पावर। एक हुँ, बाहरी हुँ। बाहरी जब गवर्नमेंट है, वो आप लोगों के ऊपर शासन करती है जी, और यहाँ पर अब लोकतंत्र है। तो कुछ ऐसे जी। प्रोविजंस होते हैं जो बिल्कुल ही अभी की जो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज जिसे हम कहते हैं, जो आज की सेंसिबिलिटीज हैं, उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। जी। तो इसलिए ये बहुत ही सराहनीय है जो अभी सरकार ने जिस तरह से पूरा सिस्टम को, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक मॉडर्न दिशा देते हुए, मतलब मैं ये जी। कहूंगा कि प्रिंसिपल्स जो हैं क्रिमिनल लॉ के सेम ही हैं, पुराने ही हैं, जी। मगर जो मॉडर्न दिशा दी गई है हुँ, हुँ। इनको, एक कॉमन सिटीजन को जिस तरह से बचाया गया है कि भाई पुलिस जो है, जो पुलिस के पास पावर्स थी पिछली पिछले आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो पावर्स को कम किया गया है। आपके कोर्ट्स जो हैं उनको डिजिटाइज किया गया है। अभी हम चर्चा करेंगे इस चीजों पे, बट जस्ट टू जी। गिव यू अ स्नैपशॉट, इन हुँ, चीजों हुँ। से जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी और जितना करप्शन कम होगा, मैं हुँ, ये हुँ। मानता हूं कि अगले 5-6 साल में, शुरू में तो दिक्कत आती है, हर चीज के इम्प्लीमेंटेशन पे दिक्कत आती है, मगर अगले 5 से 6 साल में मैं समझता हूं कि आप मानिए अदालतों का वर्कलोड 30 से 40% कम होना चाहिए। पेपर जितना हमारे यहाँ यूज होता है, उसका बिल्कुल 70 से 80% कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा डिजिटाइज कर रहे हैं आपके पुलिस स्टेशंस को, आपकी अदालतों को, धीरे धीरे करके ये आगे हमें फायदा ही देगा। 3 पुराने कानून बदल के जो 3 नए लाए गए हैं, तो उसे अपूर्व जी क्या मान लें कि जैसे कानूनों की आज बदलते हुए दौर में ज़रूरत है, ये ठीक वैसे ही हैं? क्या कहते हैं आप? देखिए, जो पुराने कानून, हमारे पुराना कानून था और आज का जो दौर है, बहुत फर्क दौर है। जी। पुराने कानून, देखिए जो कुछ कुछ आपके क्राइम्स हो गए, जैसे आपका क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो गया, मर्डर हो गया, ये तो चलते ही आ रहे हैं। इनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव भी नहीं किया गया। मगर नए क्राइम जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की गैंग्स बनती हैं, आपकी स्मगलिंग रिंग्स बनती हैं, ये चीजें तो पहले थी नहीं। हुँ, तो हुँ। इनको टैकल करने के लिए अभी तक जो प्रोविजंस होते थे, वो जजमेंट्स पे रिलाय करते थे कि भाई, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज कंट्रोल एक्ट होती थी, मकोका जिसे कहते थे, जी। वो लाते थे। मगर मेन आईपीसी में चेंज करना, ये एक बड़ा बदलाव है। जैसे चेन स्नैचिंग हो गई, हालांकि ये आईपीसी में आपका कोई कहीं डिफाइंड नहीं है चेन स्नैचिंग,
उसको 323 यानी ग्रीवियस हर्ट में लाके उसको प्रोसिक्यूट किया जाता था। मगर अब जब चेन स्नैचिंग नाम से एक ऑफेंस आ गया है, तो इन इन चीजों से क्या होता है कि पुटिंग इट इनटू पेपर, अब कोर्ट के पास एक प्रॉपर दिशा है, एक प्रॉपर जी। लॉ है। कोर्ट का काम है कि जो लॉ है, जो भी लॉ आई है, उसको इंटरप्रेट करके उसको एनफोर्स कर। अब जो अक्यूज्ड आया है, किसी ने फॉर एग्जांपल चेन स्नैच की है, चेन स्नैच करते करते जो लेडी है वो गिर गई। अब उनको उस अक्यूज के ऊपर कोर्ट कहता है कि भाई 303 लगेगा। लेडी कहती है जी इन्होंने चेन के साथ साथ, मैं गिरी, रोड पे गिरी, मेरा सिर लगता है, मेरे पर अटेम्प्ट टू मर्डर। अब इन्हीं चीजों में, इन्हीं दो कॉम्पिटिंग चीजों में आपके 2 साल निकल जाते हैं। जी, अब जी। चेन स्नैचिंग का एक जब ऑफेंस आ गया है, रूल बुक में आ गया है, तो कोर्ट नोज कि भाई चेन स्नैचिंग का इनके ऊपर चार्ज है, देखिए एविडेंस क्या है और आगे जाए। जी। और साथ ही साथ इसके साथ बहुत अच्छी बात ये की गई है, जो आपकी 3 साल तक के ऑफेंसेस थे हुँ, हुँ। उनको समरी ट्रायल में डाल दिया गया है। समरी ट्रायल का मतलब ये होता है कि आपके जितने एविडेंसेस होते हैं, एक नॉर्मल ट्रायल कैसे चलती है, आपको पुलिस अरेस्ट करती है या एफआईआर होती है आपके खिलाफ। एफआईआर के बाद कोर्ट जो है, कोर्ट आपके ऊपर जो पुलिस है वो चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में। फिर उसके ऊपर कोर्ट आपको चार्ज करती है कि भाई, आपको बताती है आपके अगेंस्ट ये चार्जेस हैं, तो एक ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जिसे हम स्टेज कहते हैं। उसके बाद फिर अक्यूज की स्टेटमेंट होती है 313 में, वो कहता है कि मैं मानता हूं, मैं गिल्टी मानता हूं अपने को या नहीं मानता हूं। फिर विटनेसेस के बयान होते हैं, फिर उसके बाद फाइनली जाके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और कोर्ट की जजमेंट आती है। जी। समरी ट्रायल सिंपल आपका ये सब चीजें बीच में से हटाता है। कोर्ट के सामने जो एविडेंसेस होते हैं, कोर्ट मानता है कि भाई इन एविडेंसेस पे यस आई कैन कन्विक्ट, दीज आर अनकंट्रोवर्टेबल एविडेंस, इन एविडेंस, ये जो साक्ष्य हैं, ये इनके खिलाफ कोई अक्यूज कुछ और ला नहीं सकता, उनके बेसिस पे कोर्ट अपना जजमेंट निकाल देता है। तो आप ये देखिए, जो एक ट्रायल 6 7 8 साल 9 साल 10 साल चलता है, वो 1 से 2 साल के अंदर खत्म। तो और डिजिटाइजेशन के साथ जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक टाइमलाइन हो जाएगी कि तब तक जो जी है फरियादी को इंसाफ मिल सकेगा, इज़ इट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा-सा मैं ये भी चाह रही हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा-सा आप ये भी बताइए कि अ, अदालतों की जो उनका वर्किंग स्टाइल है, जो उनकी जिसे कहते हैं कार्यप्रणाली, जाँच एजेंसियों की जो अप्रोच है, क्या वो भी बदल जाएगी इन कानूनों से? बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मैं एक एक डिटेल नोट चाहती हूँ आपकी तरफ से। देखिए, जांच एजेंसियों की कैसे बदलेगी? अभी तक कोर्ट के पास अगर जो भी कुछ आता है, वो जांच एजेंसी लेके आती है। चाहे कोई एविडेंस हो, कुछ हो, वो जांच एजेंसी लेके आती है। उसके बाद फिर अक्यूज्ड अपना एविडेंस लाता है। अब सबसे पहली चीज़ जो मुझे इन बिल्स में बहुत अच्छी लगी, वो था वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी किस चीज़ की? अगर पुलिस कोई भी सर्च एंड सीजर करती है, जो आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे एक्सक्यूज मी, अक्यूज कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर एविडेंस को प्लांट किया गया है, जी। हमारे पास नहीं था, ये प्लांट किया गया है। तो इसमें अब कोई भी पुलिस अगर आपको सर्च एंड सीजर करती है, या आपके घर में आती है, आपके बैंक अकाउंट्स देखती है, कुछ भी तरह की प्रोसीडिंग होती है, कार देखती है, उनको मैंडेटरली वीडियोग्राफी करनी है। अगर नहीं की तो दैट एविडेंस विल नॉट बी एडमिसिबल। तो अब जो है, एक नागरिक जो है, चाहे अक्यूज हो चाहे पीड़ित हो, अगर किसी कोई भी एनीबॉडी सब्जेक्टेड टू सर्च एंड सीजर, दे कैन वेरी वेल से, वो बहुत आराम से कह सकते हैं कि आपका वीडियोग्राफ ऑन है, आइए सर्च कीजिए। क्योंकि अब वीडियोग्राफिंग में टैंपरिंग करना बहुत मुश्किल है। फोटोज में तो मॉर्फिंग हो जाती है, मगर वीडियोग्राफी क्योंकि वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है वीडियो, तो टैंपरिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी जल्दी पकड़ी जाती है। जी। और सामने सामने जब सर्च एंड सीजर होता है, अभी क्या प्रोसेस है सर्च एंड सीजर का कि पुलिस आपके यहाँ आएगी, आसपास के लोकेलिटी के 2 लोग लेके आएगी, विटनेस जिन्हें पंच कहा जाता है, पंचनामा बनाने के लिए कि ये जी, वो जी। विटनेस करते हैं आपकी सर्च। आप देखेंगे तो लोकेलिटी में शायद ही कोई आगे आता है कि पुलिस के चक्कर में किसको पड़ना है। उसकी वजह से उसकी वजह से क्या होता है, या तो जो इनोसेंट है उसकी उसके अगेंस्ट एक सर्च एंड सीजर रिपोर्ट में कुछ आ जाता है कि भाई इनके यहाँ ये मिला, इनके यहाँ वो मिला, या फिर कोई वाकई में गिल्टी है, वो बच जाता है कि कोर्ट कह देती है ये सर्च एंड सीजर रिपोर्ट गलत है, क्योंकि आपको किसी ने एक इंडिपेंडेंट विटनेस ने ही नहीं देखा।
अब जब आपके कोर्ट के पास पूरी वीडियो है, कोर्ट उसका यूज़ कर सकती है। कोर्ट को 10 मिनट 5 जितनी भी देर की सर्च है और उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बता सकते हैं कि जी आप इन उस पे जाइए, पॉइंट्स पे जाइए, इन बिंदुओं पर जाइए, आपको दिख जाएगा कि हमें क्या मिला। वैसे ही अक्यूज भी बता सकता है, नहीं जी आप इन बिंदुओं पर जाइए, आप देखिए क्या चल रहा है, इन्होंने ठीक से नहीं किया। जो भी है बेसिकली एक कोर्ट जो है एक थर्ड पार्टी नहीं बनता इसमें, कोर्ट एक एक्टिव पार्टी बनता है इसमें। कोर्ट कह सकता है प्रोसिक्यूशन से कि आपने वो रूम नहीं चेक किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, जो भी हो सकता है। मतलब एक कोर्ट इज ए एक्टिव पार्टी है, नॉट अ थर्ड पार्टी है। तो इससे जो आपका जो एक न्याय प्रणाली है उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत आएगी, करप्शन बहुत कम होगा, क्योंकि अब आपको डर नहीं है। आपको ये डर नहीं है कि पुलिस मेरे यहाँ अगर सर्च करती है तो क्या मेरे यहाँ से मिल जाए, आपको डर ही नहीं है क्योंकि वीडियोग्राफी हो रही है। जी। एक चीज, दूसरी चीज, एक हमारे सिस्टम में बड़ी दिक्कत होती है कि अगर हमें कोई सैंपल्स मिलते भी हैं, पुलिस को कोई सैंपल्स मिलते हैं, तो उन्हें सेंट्रल फोरेंसिक लैबोरेटरीज में जाना पड़ता है उनका एनालिसिस करने के लिए। जैसे कोई वेपन ऑफ क्राइम, वेपन मिला, क्राइम वेपन मिला, उस पर ब्लड है नहीं है, पुलिस थाने लेके आती है, उसको सील करती है, सील करके सीएफएसएल या स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा जाता है, और वहां जी। बहुत टाइम लग जाता है। अब इन बिल्स में ये है कि मोबाइल फोरेंसिक लेबोरेटरीज जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट। दिस विल बी अ गेम चेंजर, जी, जी, क्योंकि मैं अगर कोई क्राइम हुआ है हाथों हाथों तभी के तभी दैट कैन बी एनालाइज्ड। और नॉट ओनली दिस, जो भी हुँ, अगर हुँ। कुछ जो बहुत हीनियस ऑफेंसेस है जैसे रेप मर्डर, जो जिनकी 7 साल से ऊपर की सजा है, उसमें तो जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है उसको पुलिस के साथ जाना है। जी, और जी। इसका मतलब ये है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि पकड़े तो बहुत लोग जाते हैं, पकड़े तो सारे ही क्रिमिनल जाते हैं, जी, दिक्कत जी। ये कन्विक्शन रेट सिर्फ 5% का है। जी। 5 ही लोग, 100 में से सिर्फ 5 ही को कन्विक्ट किया जाता है। जी, क्यों? जी। क्योंकि ये होता है कि एविडेंस ठीक नहीं हुआ, या फिर जो रिपोर्ट में ठीक से नहीं आया, विटनेस गवाह जो है होस्टाइल हो गए। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब जब आपके पास एक साइंटिफिक एक्सपर्ट है, उसने सैंपल देखा है, उसने ये देखा है कि मैंने देखा कि किस तरह से हो रहा था वहां पे, सैंपल ठीक से लिया गया है या नहीं, बैलिस्टिक रिपोर्ट सही से बनी है या नहीं, गोली जो मिली थी कौन सी मिली थी, क्या मिली थी, ये सब चीजें जब एक साइंटिफिक एक्सपर्ट आपके अदालत में जाके बोलता है, उसकी गवाही की वैल्यू बहुत होती है। तो वैसे कहा जाता है कि एक गुनहगार को जाने दीजिए, 100 जो इनोसेंट है जी, उनको जी। मत पकड़िए। मगर इस तरह इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कोर्ट की जजमेंट्स में भी आया है, सुप्रीम कोर्ट की, कि जी। आपने चलिए 100 को तो छोड़ दिया, मगर वो जी। एक गुनहगार भी तो चला गया, हुँ, हुँ। उसको भी तो सजा नहीं हुई। तो उस गुनहगार जिसके जो पीड़ित है, उसको उसके ऊपर क्या बीतेगी कि इसने गुनाह किया और फिर भी वो बाहर घूम रहा है। तो ये चीज जो ये जो छोटी छोटी चीज लगता है कि ये तो छोटी छोटी चीज है, मगर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। दीज हुँ, हुँ। कोड्स, दीज लॉज आर वेरी मच इन लाइन विद मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। जो फोरेंसिक्स है आज की डेट में, हम अगर देखेंगे बाहर की जो एजेंसीज हैं, बाहर का जो लॉ इन्फोर्समेंट है, वो फोरेंसिक्स पर ज्यादा विश्वास करता है देन ओरल टेस्टिमनीज ऑफ विटनेसेस। हुँ, हुँ, कि हुँ। भाई साक्ष्य गवाह, ये गवाह, इन्होंने साक्षी गवाह था, उन पे हम ज्यादा बिलीव करते हैं। कोर्ट की जजमेंट्स आप कितनी भी उठा लीजिए, सब ये मानते हैं कि मेडिकल एविडेंस से बड़ा ऑक्यूलर एविडेंस है। हुँ, हुँ, हुँ। मगर इन कोड्स के आने के बाद कोर्ट्स कैन एक्चुअली शिफ्ट टू फ्रॉम ऑक्यूलर एविडेंस टू मेडिकल एविडेंस, क्योंकि दिस इज ऑल्सो प्रूव कि जो ऑक्यूलर एविडेंस है हमेशा रिलायबल नहीं होता। आपने फोरेंसिक की बात की, एक रीसेंट जी मुझे घटना याद आ रही है, मैं उस पे भी आपका नोट चाहूँगी। अ, जो श्रद्धा मर्डर केस है, जी 2-3 उसके बॉडी के अवशेष मिले उसके बॉडी के नाम पे और बहुत दिनों से उसके फ़ादर श्रद्धा के फ़ादर ये चाह रहे हैं कि वो उनको दे दी जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सकें। बट आई थिंक अभी तक ये नहीं हुआ है और पुलिस का ये कहना है कि ये हमारे एविडेंस हैं। तो क्या ये फॉरेंसिक सिस्टम जो हमारा फ़िलहाल अभी डेवलप करने की बात अमित शाह जी ने भी सदन में कही है
क्या ये उसी से कनेक्ट होता है? जी, बिल्कुल। देखिए अगर अब उन्होंने जो भी बॉडी पार्ट्स मिले, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑनगोइंग केस है। मगर मैं हाँ, इतना ये कहूँगा कि जो आपने सवाल पूछा है, अगर कोई भी मर्डर विक्टिम का जैसे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, तो वो एक सबूत है। अब आप पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया, फोरेंसिक्स के लिए भेजा, फोरेंसिक्स के पास उस टाइम इतने सारे केसेज़ हैं, वो उसको नहीं देख पाए, तो उन्होंने पुलिस वालों को बोला, "नहीं, आप अपने पास ही रखिए।" एक चीज़ ये हो गई, फिर उसके बाद फोरेंसिक्स की रिपोर्ट भी आ गई। बट अक्यूज़्ड के पास भी एक राइट है उस रिपोर्ट को रिबट करने का। अक्यूज़ भी कह सकता है, "नहीं, इसका वापस से टेस्ट कराइए।" तो नहीं आपकी ये फोरेंसिक रिपोर्ट 1 साल बाद आई, उसके बाद रिपोर्ट को चैलेंज किया गया कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट गलत है। अक्यूज़ ने चैलेंज किया ये फोरेंसिक रिपोर्ट गलत है। अब बॉडी पार्ट कहाँ से मिलेगा वापस से नए टेस्ट के लिए? अगर फोरेंसिक रिपोर्ट गलत है तो फिर कुछ उसमें गड़बड़ हो गई या ठीक से नहीं बनी, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ये फोरेंसिक रिपोर्ट गलत है, आप वापस से जाँच कराइए। कहाँ से होगी जाँच? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फोरेंसिक लैब्स हैं, जी, इनका जी। होना बहुत ज़रूरी है कि 3 से 4 1 हफ्ता 2 हफ्ते में जो भी बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, वो उनका एनालाइज़ेशन हो उनको एनालाइज़ किया जाए। एनालाइज़ करने के बाद अगर लगता भी है कि फोरेंसिक रिपोर्ट गलत है, कम से कम स्टेट या सेंट्रल फोरेंसिक लैबोरेटरी में जा तो सकता है पार्ट, जी, जी। जो भी चीज़। जो मैंने समझा अमित शाह जी ने ये बात को अंडरलाइन किया कि इस दिशा में भी बहुत बड़ा वो काम करने जा रहे हैं। जी। उनको भी ये पता था कि ये लैब्स बहुत कम हैं। ऑफ कैमरा हुँ। जब हम बात कर रहे तो आपने भी ये बात कही थी कि जी। हमारे यहाँ ये सिस्टम थोड़ा-सा कमज़ोर है क्योंकि लैब्स नहीं हैं। लैब्स एक और नहीं बात है, आप ये देखिए टोटल मिला के 6 लैब्स हैं, 7 जी, सेंट्रल फोरेंसिक्स लैब्स हैं, जिसमें से एक लैब न्यू दिल्ली में जो है वो सीबीआई की है। अब आप जी। मानिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये सब इतना बड़ा एरिया, एक भोपाल की लैब में एक जुरिसडिक्शन में आता है, उस लैब के पास कितना काम, हुँ, वो हुँ। कैसे कर पाएँगे उस केस लोड को कैसे देख पाएँगे? तो आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने इस दे हैव गॉन ऑन दिस रोड की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब फाइनली कोई उसको देख रहा है, समझ रहा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। अपूर्वा जी, एक और बात जानना चाहती हूँ, राजद्रोह को ख़त्म कर दिया गया है। अब आम आदमी कैसे समझे कि क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या खतरे हैं? इन पे भी थोड़ा-सा आप इन्हें भी एलैबोरेट कीजिए। देखिए राजद्रोह बाय इटसेल्फ द सेडिशन ये प्रोविज़न एक कॉलोनियल प्रोविज़न था। ये प्रोविज़न ब्रिटिशर्स के टाइम का प्रोविज़न उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए लिया गया था कि कोई भी अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे ब्रिटिशर हो, ब्रिटिश सरकार हो, उसको बिना बिना ट्रायल के जेल में बंद किया जा सकता है। बट हैविंग सेड दैट यहाँ पे अब जो नया प्रोविज़न आया है, लोग कह रहे हैं कि वो भी तो सेम ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज की। बट सेडिशन में जो था दैट इज अगेंस्ट समथिंग एल्स यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इंडिया जी, इज नॉट नोन बाय इट्स गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज नोन बाय इंडिया ऑफ़ तो कोर्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक्टिविटी इज अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो आपको उस लॉ के अंदर पकड़ा जाएगा आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तब नहीं पकड़ा जाएगा काफी लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ हम बोलेंगे तो हमको पकड़ा जाएगा नहीं गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो आपको नहीं पकड़ा जाएगा आप देश के खिलाफ बोलेंगे देश के खिलाफ भी बोलेंगे तब भी नहीं देश का अहित करेंगे आपकी अगर कुछ जो भी एक्शंस हैं जिसकी वजह से देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पे अगर हानि आ सकती है तो आपको बिल्कुल पकड़ा जाएगा इसीलिए शायद इसीलिए यहाँ पर टेररिज्म के भी जो प्रोविजंस हैं अभी तक हमारी न्याय प्रणाली में टेररिज्म को कहीं डेफिनेशन नहीं मिली है व्हाट इज टेररिस्ट हु इज अ टेररिस्ट अभी तक नहीं मिली है अब मिली है अब जाके मिली है कि कौन टेररिस्ट है क्या टेररिस्ट होता है व्हाट इज टेररिज्म अब जाके मिली है तो तो फॉर राजद्रोह वाला जो इसको ख़त्म किया जा रहा है,
थोड़ा-सा इसमें डिटेलिंग कर दीजिए क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है आने वाले टाइम में। देखिए राजद्रोह जो सेडिशन लॉ है, आप ये देखेंगे अगर ट्विटर पे कोई स्टेटमेंट कर दे देता है हुँ, हुँ। या कोई पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म से कोई भी स्टेटमेंट दे देता है, कुछ हो जाता है, तो सब कोई जो सपोज़ सरकार के समर्थक हैं, वो कहते हैं इन पे सेडिशन चार्ज लगाइए। जो ऑपोज़िशन के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये जो ये इनके ऊपर सेडिशन चार्ज अगर लगाएँगे, इसका मतलब आप हमें बोलने से रोकना चाह रहे हैं। तो उस चीज़ में क्या होता है कि कोर्ट्स भी इस चीज़ को बार-बार बोल-बोल के जजमेंट दे चुकी है, बहुत जजमेंट दे चुकी है कि सेडिशन जो है एक बहुत अलग लॉ है। आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे, वहाँ पे सेडिशन लॉ खत्म हो चुका है। हुँ, हुँ। बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया एक है जिसमें सेडिशन लॉ था। थैंकफुली अब इंडिया में सेडिशन लॉ नहीं है। सेडिशन जो होता है आपका राजद्रोह जो होता है, वो एक इतना वेग चीज़ है वो क्योंकि वो प्रोविज़न ही उस ज़माने का है जब हम लोगों को कोई और गवर्न करता था। हमारी सरकार नहीं थी तब। उस ज़माने के हालात बिल्कुल अलग थे। आज के ज़माने के हालात बिल्कुल अलग हैं। आज हमारी सरकार है, हम मत देते हैं। जब हम मत देते हैं, वो सरकार बनती है। उस टाइम हमारे मत का कोई मतलब नहीं था। तो अगर हम उस सरकार के खिलाफ बोलते थे या कोई जुलूस निकालते थे या कोई प्रोसेशन करते थे, कुछ भी करते थे, उसमें हमको पकड़ लिया जा सकता था। क्योंकि अगर सरकार को लगता था कि नहीं, ये तो आप जो बात बोल रहे हैं, ये हमारी सरकार के खिलाफ है या आपके देश के खिलाफ है, देश की यूनिटी के खिलाफ है, इंटीग्रिटी के खिलाफ है। कुछ भी बोल के आपको अंदर करा जा सकता था। हुँ, हुँ। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा नहीं है सेडिशन लॉ का मिसयूज़ नहीं हुआ। इंडिया में भी सेडिशन लॉ का बहुत मिसयूज़ हुआ है। कोई भी अपोज़िशन का आदमी बोलता था। ये आप अगर देखा जाए इंदिरा गांधी जी के टाइम जब इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम बहुत मिसयूज़ हुआ है सेडिशन लॉ का। नहीं आप ये मुझे ये समझाइए, अभी पिछले दिनों पहलवान जिस समय जंतर मंतर पे बैठे हुए थे या फिर जी, उससे पहले अ, कौन-सा बाग है वो? शालीन बाग, शाहीन बाग। शाहीन हुँ। बाग। वहाँ पर ये नारे लगते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये क्या कौन-सी कैटेगरी में आता है? देखिए, इस चीज़ को मैं यहाँ पर ये एक पॉलिटिक्स में ज़्यादा पहुँच जाता है, लॉ में कम आता है। अगर आप ये देखिए जैसे आपको अगर याद हो नारे लगे थे जेएनयू में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े-टुकड़े होंगे, जी, जी। है ना? तो उस हुँ, टाइम हुँ। ये लगे थे। जी। अब इसमें जो कोर्ट्स का कहना ये है कि जो स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट जो अगर कोई लीडर बोलता है, कोई ऐसा आदमी बोलता है, कोई राह चलता आदमी बोलता है, एक फ़र्क होता है और कोई लीडर बोलता है, एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बोलता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं कि आपका हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये स्टेटमेंट्स यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बिल्कुल हार्म करती हैं। कैसे? ये भी मैं बताना चाहूँगा कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि श्योर। जब जब इस तरह की स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं, वो किसी के सामने बोली जाती है, वो किसी तक पहुँचाने के लिए बोली जाती ऑफ़ है। हर कोर्स। तरह का वर्ग होता है सोसाइटी में। हुँ, हुँ। कुछ लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। हर तरह का वर्ग होता है। तो वो स्टेटमेंट्स को जो बोला जाता है, उनको पहुँचाया जाता है हर तरह के वर्ग में, ताकि उन स्टेटमेंट से सुन के लोगों में एक भावना आए। पॉलिटिक्स में आप स्पीच बोलते हैं, कुछ भी है, एक भावना के लिए बोलते हैं। हुँ, हुँ। किसी के में देशभक्ति लाने की भावना के लिए बोला जाता है, किसी में देश हानि की भावना लाने के लिए बोला जाता है। हुँ, हुँ। तो जो देश हानि की भावना वाली स्टेटमेंट है या कार्य हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, उनके लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। अभी तो तो अब आया है ये आपके नया-नया आपने प्रोविज़न। आपके कहने से मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ खतरे भी होंगे, राजद्रोह को खत्म किया है, फ़ायदों के साथ-साथ। अभी अभी कुछ बहुत ये जल्दी बोलना होगा कि इसमें कुछ खतरे होंगे या नहीं, मगर जो सोच है प्रोविज़न के पीछे की, जी। जो सोच है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, सोच ये है कि आप गवर्नमेंट को कुछ बोल रहे हैं, उससे कोई बात नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो आपका राइट हुँ, है। हुँ। मगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी पे बात आती है।
जिससे दंगे भड़क सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज हो सकती है जिससे देश देश की जो ये 3 पहलू बताए उन पर कोई दिक्कत आ सकती है, हानि आ सकती है। उनको उस पर ये प्रोविज़न ज़रूर लागू और होना भी चाहिए। आपके पास आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिला, आपको आज़ादी मिली बोलने की, अपना काम करने की, हर तरह की 19 आर्टिकल 19 है, उसमें हर तरह की आज़ादी मिली है आपको। बट दैट फ्रीडम हैज़ टू बी टेम्पर्ड बाय सम रिस्पांसिबिलिटी। आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, जिसकी वजह से एक समाज का कोई वर्ग हो, जी, मैं जी। ये नहीं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी चीज़ का किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरा इंटेंट ये नहीं है। जी, जी। इंटेंट मेरा सिर्फ इतना है कहने का कि अगर आपकी वजह से दंगे हो सकते हैं, आपकी वजह से हानि हो सकती है, आपकी वजह से आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जी। उनके एक गौरव पे आँच आती है। हुँ, हुँ। तो येस, these statements are against the sovereignty, unity and integrity of India and they have to be dealt as such. अ, अपूर्वा जी, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, बहुतों ने इसका स्वागत किया है। एज़ ए एडवोकेट जुडिशरी में रोज़ आप बैठते हैं, फरियादियों से आप मिलते हैं और अपने सेगमेंट के लोगों से भी आप बात करते हैं। आपका क्या मत है? जी, आपकी अपनी क्या राय है? जब पहली बार ये तीनों बिल आए थे, पहली पहली सोच तो मेरी ये आई थी अब पूरा का पूरा कानून वापस से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पहले 302 में मर्डर होता था, अब 302 में स्नैचिंग होती है, चेन स्नैचिंग है। जी, जी। मगर मगर हैविंग सेड दैट मैं यही कहूँगा, मैं इनका स्वागत करता हूँ क्योंकि दे आर मच मोर इन लाइन विद मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़। मॉडर्न कोड्स हैं, देश में अभी जो चल रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए ये लॉज़ बनी। ये पैच दिस इज़ नॉट अ पैच वर्क कि भाई अच्छा ये चल रहा था अमेंडमेंट कर दिया, अच्छा ये हो रहा अब उसमें वापस से अमेंडमेंट कर दिया। जी, अब जी। आज के तो 2023 के देश में 23 की कंडीशंस के हिसाब से ये लॉज़ बनाई गई हैं। तो मैं इनका बिल्कुल स्वागत करता हूँ। मीन्स ये चूँकि बहुत चीज़ें समाज में भी बहुत चीज़ें बदली हैं। जैसे अभी आपने कहा था कि चेन स्नैचिंग हुई और उसके बाद औरत गिर गई, चोट लग गई और एक और साथ में लग सकता है कि छेड़खानी हो गई। तो 3 चीज़ें हो गई ना फिर? यही मैं बता रहा हूँ कि आपका जो अभी जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम की, चाहे ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम हो गया, ये चीज़ें आज की ये नए तरह के क्राइम्स हैं। डिजिटल क्राइम्स हो गए। उस जी, टाइम तो फ़ोन तो भूल जाइए, फ़ोन कंप्यूटर तो भूल जाइए, उस टाइम तो कुछ नहीं होता बिल्कुल था। कुछ भी नहीं था उस समय। कुछ नहीं था। तो ये नए तरह के क्राइम्स हैं। इनको डील करने के लिए नए तरह के लॉज़ चाहिए, जो समझ सके डेटा क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या एग्ज़ैक्टली। होता है, कोर्ट को हुँ, बता हुँ। सके। क्योंकि देखिए कोर्ट को फाइनली अगर कोर्ट में आप जाएँगे, कोर्ट ऐसा नहीं है कोई लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, कोर्ट लॉ हुँ, नहीं हुँ। निकाल सकता। लोग कहते हैं कि कोर्ट को ये कह देना चाहिए, कोर्ट नहीं कह सकता। Parliament is the supreme elected law making body. Parliament is the supreme body. जो पार्लियामेंट लॉ निकालेगा, कोर्ट का काम है उसे इंटरप्रेट करने का और उसको एनफोर्स करने का। वो संविधान के खिलाफ होगी तो कोर्ट के पास पावर है उसे खत्म करने का। जी, मगर जी। जब वो संविधान के खिलाफ होगी, बट जब आप डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगे जहां पे एक्चुअली में ये ट्रायल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो लॉ जो एक्ट में लिखा हुआ है वही उस पे अमल किया जा सकता है। अगर नहीं लिखा हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे भगोड़ों का है, फ्यूजिटिव्स जी। जो हैं, अभी तक कुछ नहीं हो सकता। अब जो हुँ, है हुँ। उसमें ये आया है कि अगर फ्यूजिटिव बाहर भी है, उस पे सर्विस भी नहीं हो पा रही है, कि उस वक़्त रीच नहीं किया जा पा रहा, तो उसके अगेंस्ट भी फिर भी ट्रायल हो सकता है, उसे कन्विक्ट भी किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, आज की जो कंडीशंस देख के तभी बनाया गया है ये बिल। ये जो एक्ट्स हैं, ये जो कानून नया ला रहे हैं, आज की चीज़ें देख के बनाया गया है। हुँ, उसमें हुँ। अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट्स नहीं किए जा रहे, ये पूरा नया इसलिए लाया जा रहा है ताकि पूरा जो क्रिमिनल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको रिफॉर्म करा करा जा सके। लोगों में वापस से एक कोऑपरेशन लाई जा सके पुलिस के साथ। देखिए पुलिस का काम जो होता है, फाइनली लोगों के सिटीजन्स के बीच में रह के होता है। अगर जी। सिटीजन्स को पुलिस पे मिसट्रस्ट है, पुलिस को सिटीजन्स पे मिसट्रस्ट है, तो कहीं न कहीं जाके न्याय प्रणाली को ही क्षति पहुँचती है।
इस बिल से जब आपकी वीडियोग्राफी होती है, आपका ये होता है कि 60 दिन में आपको 90 दिन में आपको चार्जशीट देनी पड़ेगी, 180 दिन फाइनल 180 दिन है, 180 दिन में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी ही करनी है। तो जो फरियादी है, जो अक्यूज्ड भी है, देखिए अक्यूज्ड के भी राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अक्यूज्ड है तो यानी कि वो कन्विक्ट है, वो दोषी है, तो उनके भी राइट्स होते हैं। वो भी चाहते हैं, बहुत सारे अक्यूज जो इनोसेंट है वो भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी ट्रायल खत्म हो, क्योंकि उनके रिकॉर्ड पे आ गया ना कि आपके हाँ, अगेंस्ट हाँ। क्रिमिनल केस चल रहा है। जी, तो मैं सबके उसी पे मैं आ रही थी कि अगर मतलब आम आदमी की बात करें तो अ, मतलब उन्हें न्याय छोड़िए ज़मानत के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। आई बिल्कुल आई थिंक आप अच्छे से समझते हैं और जेल में सड़ते रहते हैं। तो एग्ज़ैक्टली मैं ये जानना चाहती हूँ कि इ इनफैक्ट समझना चाहती हूँ कि नए कानून से क्या न्याय जल्दी मिलेगा? इसकी उम्मीद की जा बिल्कुल सकती है? बिल्कुल 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 देखिए, एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर है डिजिटाइजेशन। अब आपका पुलिस में जो भी रिपोर्ट बनेगी, डिजिटली रिपोर्ट बनेगी। आप हुँ, हुँ। वीडियोग्राफी करेंगे, वो भी डिजिटली अपलोड की जाएगी। आप जो भी एफआईआर लिख रहे हैं, डिजिटली होगी। जो भी आप केस नोट्स लिख रहे हैं, केस डायरी जिसे कहते हैं, वो हुँ, बहुत हुँ। इंपॉर्टेंट अहम डॉक्यूमेंट होता है, वो भी डिजिटली अपलोड ही किया जाएगा। तो अब जब सब कुछ आपके पास एक डिजिटल फाइल बन गई है, हुँ, तो हुँ। जब आप कोर्ट में जैसे बेल के लिए जाते हैं जी। या कोर्ट के सामने पेश होते हैं, कोर्ट के जी, जी। पास हमेशा एक डिजिटल फाइल रहेगी कि भाई इस केस में ये है, नोट्स भी डिजिटल है। आपके जैसे कोर्ट्स में कभी-कभी आग लग जाती है, रिकॉर्ड जल गए। हुँ। अब रिकंस्ट्रक्शन में ही आपको 3 साल लग जाते हैं रिकॉर्ड्स के। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, चाहे आग लगे, चाहे तूफान आए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो वो है, वो तो क्लाउड बेस्ड उस पर है, हुँ, सर्वर्स हुँ, पे हुँ। nic.in पर, तो उसको कुछ नहीं होना। तो ये चीज़ें क्या होता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें न्याय की तरफ, न्याय जल्द जल्द से न्याय जो जिसे कहते हैं कि अगर कि कोई अंडर ट्रायल है, लोग जैसे आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली कि जो अंडर ट्रायल्स हैं हमारे यहाँ, इतने अंडर ट्रायल्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं कि भाई अंडर ट्रायल को आप इतने टाइम तक नहीं रखेंगे। हमारे यहाँ नया प्रोविजन भी है डिफॉल्ट बेल का कि अगर 90 दिन में चार्जशीट नहीं आती है, तो ऑटोमेटिक बेल दी जाएगी। मगर क्या होता है कि ये जजमेंट्स पे अमल नहीं कर पाया जाता, जी। क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलता है, चाहते नहीं। मगर जब इस तरह की चीज़ें जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स और जैसे वीडियो ये सारा डिजिटाइज़ेशन होता है, हुँ, हुँ। हर एक चाहे कोई छोटे से छोटा आदमी हो, मोबाइल फ़ोन तो आज हर एक के हाथ में है। उनके हाथों-हाथ उनके हाथ में है कि भई कानून तो ये कहता है कि मुझे 90 दिन में बेल मिल जाएगी, हुँ, अगर हुँ। आपसे इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। तो ये चीज़ धीरे-धीरे जो मैं समझ में आ रहा है, ये जो सरकार है वो सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेके। क्योंकि इतना बड़ा ओवरहॉल जो किया गया है बिल का, जी, 2020 से बिल्कुल। स्टार्ट हुई थी ये प्रोसेस। ये हुँ, जो हुँ। प्रोसेस है मैं बताना चाहूँगा 2020 से स्टार्ट हुई है, इसको ओवरहॉलिंग की। 3 जी, साल में जी। सरकार ने पूरा जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरहॉल कर दिया है। तो जी, जी। इसका मतलब, और अगर ये इतनी बड़ी इन 3 जो हैं, 3 जो सोल कहते हैं इस क्रिमिनल लॉ का, इन 3 एक्ट्स को अगर इनने 3 साल में ओवरहॉल किया, इसका मतलब सरकार इज़ वेरी, वेरी गवर्नमेंट इज़ वेरी, वेरी सेंसिटिव अबाउट वेरी दिस ट्रू। सब्जेक्ट। या तो आई एम वेरी श्योर कि दे वुड बी इसमें और अच्छे प्रोविजंस लेके आएँगे, जिसमें जो अंडर ट्रायल्स कि अगर आपको क्राइम के लिए अक्यूज किया भी है, तो कितनी जल्दी, जितनी जल्द से जल्द आपको बेल मिले या फिर आपको कस्टडी में रखा जाए और कितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाए, क्योंकि मेन चीज हुँ। आती है, सारी चीज आती है इन्वेस्टिगेशन। अगर जो आपका आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जितनी जल्दी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, साक्ष्य सारे कलेक्ट कर सकता है, सबूत कलेक्ट कर सकता है और कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकता है, उतनी ही जल्दी ट्रायल खत्म होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, जो ट्रायल्स भी हैं, वो भी सब वीडियो रिकॉर्ड होंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, जैसे हम और आप अभी कंप्यूटर पे ही तो बात जी। कर रहे हैं, जी, जी। आमने-सामने तो बात कर नहीं रहे। वैसे हुँ, हुँ। ही ट्रायल्स भी ऐसे ही कंडक्ट किए जाएँगे, जी, वर्चुअल जी। हियरिंग के। तो जी। विटनेस जो है, पहले होता है कि भाई विटनेस आज नहीं आ पाया जी, आप अगली डेट दे दीजिए। आज ये नहीं आ पाया जी, अगली डेट। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, घर हुँ। बैठे आप कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। आपको बस अपना आधार एग्ज़ैक्ट कार्ड दिखाना है, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, दे दीजिए एविडेंस। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। सामने ही सामने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन भी हो जाएगा। तो अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत अच्छी बिल्कुल, बिल्कुल। ये
किया जा रहा है। जी, जी। जी, जी, जी। बोलिए, बताइए। मैं अमित शाह जी को सुन रही थी। उनका ये भी कहना था कि 1950 से पहले के, यानी कि जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून हैं, काफ़ी कुछ हमने बात भी की है। सभी कानून मतलब ख़त्म कर दिए जाने चाहिए। तो इज़ इट सभी कानून ख़त्म हो जाएँगे या कुछ बचा रहेगा, कुछ रहेगा हमारे साथ अंग्रेज़ों का जुड़ा हुआ? आपने क्यों आपने रखना है? नहीं, हमें क्यों तो रखना रखना ही है? नहीं है। लेकिन वही बात है। बीइंग एन एडवोकेट आपने क्या समझा, मतलब सब अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून सब खत्म? देखिए, अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून, ये जो वर्ड है बाय इटसेल्फ इज़ कि भई 1950 अंग्रेज़ों का मतलब जो रूलिंग 1950 से। गवर्नमेंट कोई और, हाँ, मैं जी, वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको जब कोई और गवर्न करता था, तो वो कानून आपके लिए तो नहीं बनाएगा ना, वो कानून अपने फ़ायदे के लिए बनाएगा, जी, वो एग्ज़ैक्टली। आपके लिए क्यों बनाएगा? तो वैसे ही मैं यही कहूँगा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखिए कानून में परिवर्तन आता है, हर दशक, हर 15-20 साल, हर जनरेशन में कानून में परिवर्तन आता है। जी। पहले 2005 से हिंदू मैरिज अमेंडमेंट बिल से पहले डॉटर्स के पास शेयर नहीं था, 2005 के हुँ, बाद ही हुँ। आया है। हुँ, हुँ, तो हुँ। धीरे-धीरे जैसे-जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, वैसे-वैसे लॉज़ भी प्रोग्रेस करती हैं। तो इतनी पुरानी लॉज़ का अब हमारे स्टैट्यूट बुक्स में होने का कोई औचित्य नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि पुराने ये कानून को देखिए उसे मॉडिफ़ाई हो सकता है कि मॉडिफ़ाई कर दिया जाए, वो भी एक ही बात है। मगर लॉ को जो आज की सोसाइटी है, उसको सर्व करना है। सोसाइटी को लॉ को सर्व नहीं करना। लॉ बनती है सोसाइटी के लिए। तो जो आज की सोसाइटी है, जो आज की विचारधारा है, आज के जो कंडीशंस हैं, लॉ उसके लिए बनाया जाता है। तो वैसे ही जो जितने ये सारे पुराने कानून हैं, उनको मॉडिफ़ाई या तो मॉडिफ़ाई किया जाएगा या रिपील करके नए कानून लेके आए जाएँगे, जो भी होगा। मगर हाँ, ये पुराने कानूनों का कोई महत्व नहीं है आज की डेट में। उनको या तो हटाया जाए या मॉडिफ़ाई करके नए कानून जो आज की सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से काम करें, वैसे रखा जाए। अपूर्व सिंघल जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को और बहुत आसान शब्दों में आपने उनको ये समझा दिया, बता दिया कि जो नए कानून रिप्लेस होने जा रहे हैं, उससे अच्छे ही फ़ायदे मिलेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मनविंदर जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।